शादी का घर है और तुम तीनों आराम से बैठी हुई हो। ये नहीं कि घर सजाऊं, दुकान से मिठाई कपड़े लेकर आऊं। रात होने को है, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और कल ही शादी है। माँ तुम क्यों इन तीनों के भरोसे रहती हो, मैं ही ले आता हूँ। बेटा वैसे तो तू पूरे दिन तो फैक्ट्री में काम करता है, हम गरीब कैसे घर चला पा रहे हैं ये तू ही जानता है। अब इसमें भी तेरी बहनें क्या बस मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगी? उठो तुम तीनों। अरे माँ क्यों इतनी फिक्र करती हो, भूल गई क्या कि तुम्हारी तीनों बेटी जादुई हैं? मैं अभी घर सजा देती हूँ अपने लंबे हाथों की मदद से। और काजल तुम जरा हवा में उड़कर देख कर तो आओ कौन कौन सी दुकान अब भी खुली है। आंचल के कहने पर काजल उड़कर जाती है। क्योंकि रात का अंधेरा था इसलिए वो हवा में उड़कर मार्केट की दुकान देखने लगती है, जहां उसे कुछ दुकान खुली नजर आती हैं। और वो घर आती है तो वहीं आंचल अपने लंबे हाथ करके कुछ ही देर में पूरा घर लाइट और गुब्बारों से सजा देती है। अरे वाह, तुमने तो 10 मिनट में सारे काम खत्म कर दिए। पर वो निशा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ भैया, काजल दीदी देख कर आ गई है कौन सी दुकान खुली है, मैं जा रही हूँ मिठाइयाँ लेने। इतना बोलकर निशा मिठाइयां लेने के लिए चली जाती है, जहां रात के 10 बजे एक बच्चा रसमलाई ले रहा होता है, पर दुकान वाला उसके साथ बेईमानी करता है। अरे देख बच्चे, दुकान बढ़ाने का समय हो गया है, घर से पैसे लेकर आ तभी रसमलाई मिलेगी। अंकल मैंने आपको पैसे दिए थे, आप भूल गए हो, मेरी रसमलाई दे दो। मिठाई वाला बहुत लालची है, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में, पर आज इसकी हेकड़ी मैं निकालती हूँ। इतना बोलकर निशा साइड में जाती है और पुलिस का भेष लेकर वहां आ जाती और दुकान वाले की गुद्दी पकड़ उसे डराती है। तू मासूम बच्चे को परेशान कर रहा है, मैं दूर खड़ा सब देख रहा हूँ। बच्चे ने तुझे 500 का नोट दिया है और अब उसे उसकी रसमलाई और 400 रुपए वापस कर। हाँ, पर मालिक इसने तो 100 रुपए दिए थे। क्यों, आ गया ना सब याद? अब जल्दी से सामान दे। बेटा तुम अपना सामान लेकर घर जाओ और इस तरह रात को अकेले सामान लेने मत आया करो। और तू 5 किलो मेरी भी मिठाई पैक कर दे और ये पकड़ पैसे, इतना ही मिलेंगे बस। पुलिस का भेष लेकर इस तरह निशा उस बच्चे की मदद करती है, साथ ही वो मिठाइयां लेकर घर आती है। अगले दिन सुबह होते ही आशा अपने बेटे की बारात सजाती है और कुछ ही देर में रवि की शादी पूजा से हो जाती है। रात में पूजा अपनी सास और पति के साथ ससुराल आती है, जहां गाड़ी से उतरते ही वो देखती है कि हर जगह अंधेरा है और उसके घर का दरवाजा भी बंद है। माँ जी दरवाजा तो बंद है, बहू तुम चलो दरवाजा भी खुल जाएगा। पूजा जैसे ही रवि के साथ दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख पूजा डर जाती है। कुछ ही देर में आशा अंदर जाती है और आशा के अंदर आते ही एक बड़ा सा हाथ पूजा के पैरों के पास कलश और आलते का थाल रख देता है। एक बार फिर लंबा हाथ आता है जो कि आशा के हाथों में पूजा की थाल पकड़ा देता है और ये सब देखकर पूजा काफी घबरा जाती है। पूजा डरो मत, यहाँ कोई भूत नहीं है। गृह प्रवेश होते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। हाँ बहू, अब तुम अपने सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। आशा के कहने पर पूजा कलश गिराकर पैर आलते पर रखती है और जैसे वो घर में आती है तो देखती है कि पूरा घर लाइट से जगमगा गया है और उसके ऊपर से फूल बरस रहे हैं। ये सब भूत भूत भूत। अरे 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 भाभी, मैं भूत नहीं हूँ। तभी आंचल भी बाहर आती है। भाभी मैं आपको पानी देती हूँ। वहीं खड़ी आंचल अपना लंबा हाथ करके रसोई से एक गिलास पानी लेकर आती है और अपनी भाभी को देती है। ये सब देख पूजा को कुछ समझ नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। राहुल उसे उठाकर बेड पर लिटाता है और सास उस पर पानी के छींटे मारती है। जैसे ही वो होश में आती है तो तीनों नंद को देखकर फिर डर जाती है। तभी आशा अपनी बहू को सारा सच बताती है। बहू तेरी तीनों नंद जादुई हैं। हाथ से कई साल पहले तेरी परदादी सास को वरदान मिला था कि 5 पीढ़ी के बाद जो 3 बेटी होंगी वो जादुई होंगी। और ये वरदान उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने एक साधु बाबा को राह दिखाया था और उन्हें उनकी दुनिया में पहुंचाया था। ये सब बस उसी का नतीजा है। तुम आराम करो, मैं अभी अंदर से लाल मिर्च लेकर आती हूँ, तेरी नजर उतारती हूँ। आशा जैसे ही रसोई में जाती है वैसे ही उसके पीछे वो और अपनी माँ का रूप लेकर आती है। बहू तुम इतनी बदतमीज होगी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? पर माँ जी यहाँ आते ही मुझसे ऐसी कौन सी गलती होगी जो आप मुझ पर भड़क रही हैं? तभी आंचल हाथ बड़े करके आशा बनी निशा के कान मरोड़ती है। तू नहीं सुधरने वाली ना। भाभी ये रूप बदलना जानती है। ये माँ नहीं है, निशा है। निशा वापस अपने रूम में आती है। आप दोनों ने अपनी अपनी शक्ति भाभी को दिखाई तो मैं कैसे पीछे हट जाती, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी नई भाभी से थोड़े मजे लिए जाएं। घर प्रवेश पर ही पूजा को ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलते हैं जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इन बीते दिनों में पूजा की जादुई नंदों ने अपनी भाभी को बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से पूजा अपनी तीनों नंद के साथ घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन
अरे मैंने तो सब्जी धोई नहीं, बाहर बर्तन भी गंदे पड़े हैं और चूल्हा जला दिया, अब मैं क्या करूं? तभी बेड पर बैठी आंचल कहती है, भाभी आप क्यों फिक्र करती हैं, आपकी 3 जादुई नंद है ना, मैं अभी अपने लंबे हाथों से बाहर के सारे बर्तन धोकर अंदर रख देती हूँ और आपकी सब्जी भी धोकर साफ कर दूंगी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे गोंद कतीरा भी चाहिए। तुम्हारे भैया इतनी धूप में काम करने जाते हैं, इस गर्मी अगर उन्हें कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भाभी ये काम आप मुझ पर और निशा पर छोड़ दो, रात होते ही आपका ये काम भी हो जाएगा। इतना बोलकर आंचल अपने लंबे हाथ करती है और घर में बैठे बैठे बाहर नल पर सारे बर्तन धोकर अंदर ले आती है। साथ ही वो सब्जियां भी धोकर रख देती है। यहाँ तक कि जब भी पूजा को किसी काम की जरूरत पड़ती तो आंचल अपने हाथ लंबे करके अपनी भाभी तक वो सामान पहुंचा देती। और रात होते ही एक बार फिर काजल हवा में उड़ते हुए बाहर जाती है और एक दुकान देखकर उड़ते हुए घर आकर अपनी भाभी को बताती है, भाभी 4-5 दुकान छोड़कर ही लाला की दुकान पर गोंद कतीरा मिल जाएगा। अब इतने पास दुकान में नहीं जा रही निशा, तुम जाओ। काजल के कहने पर निशा पैसे लेकर बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि एक लड़की सुनसान रोड पर डरती हुई घर को जा रही है। उस लड़की को देख वो फिर से एक पुलिस का रूप ले लेती है। इतनी डरी हुई क्यों हो और इस खाली रोड पर अकेली क्यों घूम रही हो? हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर निशा उसका हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ती है। ये लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दिया है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, वो रास्ता बड़ा सुनसान रहता है, आज मैं लेट हो गई थी इसलिए डर लग रहा था। एक बार फिर किसी की मदद करने से निशा को काफी अच्छा लगता है और वो वहां से चली जाती है और अपने असली रूप में आकर सामान लेकर घर आती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब पूजा सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो राहुल नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम यहाँ भी आ गए, मेरा हाथ छोड़ो, अब मैं शादीशुदा हूँ। तू सिर्फ मेरी है, तुझे क्या लगता है तू किसी और से शादी कर लेगी तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुझे तेरे पति के साथ खुश नहीं देख सकता। बड़ी मुश्किल से मिली है तू, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अब तेरा पति 2 दिन में तुझे छोड़ेगा, अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। राहुल पूजा को धमकी देकर वहां से चला जाता है। बेचारी परेशान पूजा इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और 2 दिन बाद राहुल पूजा के घर आता है। जब पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है तो राहुल रवि को अपनी और पूजा के साथ की कुछ फोटो दिखाता है। रवि जी मैं सच कह रही हूँ, ये नकली फोटो है, झूठ बोल रहा है ये लड़का। मैंने इसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए अब ये मेरा घर तोड़ने के लिए आ गया है। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। रवि पूजा की एक नहीं सुनता और राहुल की बात पर विश्वास करके उसे आधी रात को घर से निकाल देता है। बेचारी पूजा रोती हुई अपने मायके चली जाती है, पर आंचल, काजल और निशा को अपनी भाभी पर पूरा भरोसा होता है। इसलिए रात में काजल हवा में उड़कर राहुल का पीछा करती है और कुछ ही देर में काजल अपने पूरे परिवार को उसके घर बुलाती है, जहां निशा पूजा का रूप लेकर राहुल से मिलती है और पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा होकर राहुल की बातें सुनता है। देखो, तुम सच जाकर मेरे घर वालों को बता दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मैं अपने पति की नजरों में बुरी नहीं बन सकती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो बस तेरा घर तोड़वाना चाहता था, जो कि मैंने तोड़वा दिया। अब मुझे तो उससे शादी नहीं करनी, समझी? राहुल की बात सुनकर आशा अपने बेटे और बेटी के साथ अंदर आती है। रवि और उसके परिवार को देख राहुल वहां से भागने लगता है और आंचल अपने लंबे हाथ करके राहुल को पकड़ लेती है। बेटा, तूने बहू के साथ बहुत गलत किया, इस आदमी की बातों पर विश्वास करके। तू अभी मेरी बहू को लेकर आ और उससे माफी मांगना। और तुम काजल, इसे हवा में उड़ाते हुए पुलिस स्टेशन छोड़कर आओ। आंचल के कहने पर काजल उसे पकड़कर हवा में उड़ते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उसकी कंप्लेन लिखवाई जाती है। अब राहुल को सजा हो जाती है तो वहीं रवि पूजा से माफी मांगकर उसे अपने घर वापस ले आता है। लो, फिर से चली गई बिजली। अब करो 2-3 दिन बिजली आने का इंतजार। गर्मियाँ शुरू होती नहीं कि बिजली भागना पहले शुरू कर देती है। अरे बिजली फिर भी 1-2 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन पानी का क्या करें? इस बार तो जो गांव का कुआं था वो भी आधे से ज्यादा सूख चुका है और गांव में तो नदी भी नहीं है। क्या करें? सारे गंदे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। घर में सिर्फ आधा मटका पानी बचा है। अब इसमें हम लोग पिएंगे क्या, खाना क्या बनाएंगे? हम सबको नहाए हुए भी 2 दिन हो गए हैं। गर्मी में सारा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। पता है, वो पड़ोस वाली ललिता थी ना, उसने अपने पति के साथ ये गांव छोड़ दिया और कोई दूसरे गांव चली गई। हमारे गांव के कई सारे लोगों ने गांव छोड़कर इधर उधर जाने का फैसला कर लिया है। अरे कल वो मुझे कोमल मिली थी, वो बता रही थी कि वो भी अगले हफ्ते तक ये गांव खाली कर देगी। सब जा रहे हैं इस गांव को छोड़कर बिजली और पानी की परेशानी को लेकर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आसपास इतने सारे गांव हैं, हम भी किसी गांव में चलते हैं। सही कह रही हो आंचल तुम। आज आ जाने दो हमारे पतियों को काम से। आखिरकार कब तक बिजली और पानी को लेकर परेशान होते रहेंगे? शाम को जैसे ही उनके पति काम से घर लौट आते हैं, क्या हुआ, तुम पांचों का
हमारा इंतजार कर रही थी। अभी तक चूल्हा भी नहीं जलाया तुमने। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है। चूल्हा जलाकर खाना तो तब बनेगा ना जब घर में पानी होगा। जो थोड़ा बहुत पानी था कुएं का, पानी भी सूख गया है। ऊपर से दोपहर से बिजली भी नहीं आ रही है। ये तो आए दिन की परेशानी है, कुछ नया हो तो बताओ। आप लोगों का क्या है, पूरा दिन तो फैक्ट्री में रहते हो, कम से कम वहाँ बिजली तो आती है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या करें? बिना पानी के खाना कैसे बनेगा? कब तक बिजली होते हुए भी लालटेन में गुजारा करना पड़ेगा। गांव में सभी लोग अब इधर उधर जा रहे हैं, हमें भी इस गांव में नहीं रहना। आप लोग हमें कल ही आसपास किसी और गांव में ले चलें, जहां बिजली न जाती हो और पानी की समस्या भी ना हो। ठीक है, फिर जिस गांव में बिजली नहीं आती है, पानी को लेकर समस्या होती है, उस गांव में गर्मी में रहने का क्या ही फायदा। तुम सभी सारा सामान बांध लेना, हम लोग कल ही आसपास के किसी गांव में चलते हैं। अगले दिन सभी बहुएं सारा सामान और कपड़े बांधकर बच्चों और पतियों के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाती हैं। कई घंटे तक पैदल चलने के बाद दूसरे गांव के करीब ही जंगल में ये सभी एक पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगते हैं। उस पेड़ के पास ही एक बड़ी सी नदी भी बह रही थी, जिसमें बहुएं जी भरकर पानी पीती हैं। इस नदी का पानी कितना ज्यादा ठंडा और मीठा है, पता है? आज कितने दिनों बाद जी भरकर मैंने पानी पिया है, वरना वहाँ अपने गांव में दो दो घूंट भी सोच सोच कर पीने पड़ते थे पानी के। और यहाँ कितनी ठंडक भी है जंगल में, और नदी होने की वजह से यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। यहाँ का वातावरण कितना अच्छा और ठंडा है। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना हम दूसरे गांव जाने की बजाय यहीं पर घर बना लें। यहाँ पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव है और सामने ही नदी, तो हमें यहाँ गुजारा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ठंड भी है तो बिजली की जरूरत ही नहीं। खुशबू क्या तो ठीक ही रही है, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ भी गई तो यहाँ से दूसरा गांव है ही, यहाँ से कुछ देर का तो रास्ता है, हम गांव के नजदीक हैं। अगर तुम सबका यही फैसला है तो ठीक है, हम लोग यहीं पर घर बना लेते हैं। पांचों भाई जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, तो वहीं सभी बहुएं सबके लिए नदी किनारे बैठकर खाना बनाती हैं। खाना खाने के बाद अब सभी मिलकर अपना एक लकड़ी का छोटा सा घर बनाते हैं, और ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। गांव छोड़ने के साथ साथ हमारी नौकरी भी छूट गई। यहीं पास के शहर में हम पांचों भाइयों को ट्रक में सामान लोड कर इधर उधर ले जाने का काम मिल गया है, तो अब हम 1-1.5 महीने बाद ही लौटेंगे। ये थोड़े बहुत पैसे रखो, खर्चे के काम आएंगे। थोड़ा संभल कर रहना यहाँ, जैसे ही काम खत्म होगा हम जल्दी आ जाएंगे। पांचों भाई अब अपनी नई नौकरी के लिए शहर चले जाते हैं, तो वहीं अब पांचों बहुएं अपने बच्चों के साथ इस नदी किनारे अपने बसाए हुए ससुराल में रहती हैं। कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं धोने को। वहाँ तो हमारे गांव में हम महीने भर में मुश्किल से 1 से 2 बार ही कपड़े धो पाते थे, पानी की किल्लत की वजह से, लेकिन अब यहाँ देखो रोज कपड़े धो सकते हैं। और नहीं तो क्या, मैं तो आज भी उन दिनों को नहीं भूल सकती। सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। अब ये 3 दिन पुरानी गंदी शर्ट पहनकर फिर से जाऊं क्या फैक्ट्री? अरे मजदूर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गंदी कपड़े पहनकर फैक्ट्री निकल जाऊं हमेशा। अरे घर में पानी होगा तब तो धुलेंगे कपड़े। सिर्फ आपके ही नहीं, हम सब के कपड़े भी गंदे पड़े हैं। हम तो खुद 2 दिन से यही गंदी साड़ी पहनकर घूम रहे हैं। अब गर्मी में गांव में पानी नहीं आता तो इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा हुआ हमने यहाँ नदी किनारे अपना ससुराल बसा लिया। चलो अब जल्दी से कपड़ा धोकर नहा लेते हैं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हफ्ते भर के गंदे कपड़े धोने के बाद अब सभी बहुएं और बच्चे नदी के अंदर नहाने लगते हैं। देखो राजू, मेरी नाव तेरे नाव से ज्यादा आगे जा रही है। लगता है इस बार तो मैं ही जीतूंगा। नहीं, इस बार मैं ही जीतूंगा। कितने दिनों के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई है, वरना तो गर्मी से बेहाल होकर घर के कोने में ही पड़े रहते थे। पता है, ऐसा लग रहा है कि कई महीनों के बाद नहा रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है नदी के ठंडे पानी में नहाकर, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। नाम मेरा खुशबू, और शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। हफ्ता भर हो गया नहाए हुए, देखो कैसे पसीना निकल रहा है। अरे अब इस गर्मी में क्या इंसान एक वक्त नहा भी नहीं सकता? ये गांव है, गांव, शहर नहीं जो इधर 24 घंटे पानी आए। सुनने में आया है कि अभी 2 दिन और लगेंगे पानी आने में। इन्हीं पुरानी यादों को याद करते हुए सभी बहू नदी में काफी मस्ती करती हैं, और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अरे आंचल देखो, इस नदी में तो छोटी छोटी मछलियां भी हैं। मैंने तो आज देखी है मछली। मेरा तो कब से मछली खाने का मन कर रहा था, पता नहीं यहीं पास वाले गांव में मछलियां मिलती भी हैं या नहीं। अब जब नदी में है तो क्यों ना इसके अंदर से ही मछलियां पकड़ लेते हैं। आंचल नदी में एक बाल्टी की मदद से 5-6 मछलियां पकड़ लेती है, और अब दोनों बहुएं मिलकर चूल्हे पर मछली का सालन बनाती हैं। ये मछली का सालन तो काफी ज्यादा बढ़िया बना है, मजा आ गया खाकर। मैं तो सोच रही हूँ कि कल थोड़ी और मछलियाँ पकड़ लेंगे और उनके पकौड़े बनाएंगे। अरे रोशनी, तुम कहाँ खो गई थी?
और ये तुम्हारे हाथों में झाड़ू कैसी? मैं तो यहीं जंगल में गई थी, वहां पर नारियल के कुछ पेड़ थे, तो नारियल के छिलकों से मैंने ये झाड़ू बना ली। घर वाली झाड़ू तो खराब हो गई थी, तो अब ये झाड़ू सफाई करने के काम आएगी। और तुम्हें पता है जंगल में कितने तरह के फलों के पेड़ हैं। अब जब भी फल खाने का मन करेगा तो जंगल से ही तोड़ ले आएंगे। जब से नदी किनारे हमारा ससुराल बना है तब से हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है ना। नदी और जंगल के पास ही घर होने की वजह से सभी बहुएं अब आराम से इस गर्मी के मौसम में भी अपने दिन काट रही थी। हर दिन की तरह काम खत्म कर सभी बहुएं नदी किनारे बैठी होती हैं कि तभी रोशनी की नजर नदी किनारे पड़े कुछ रंग बिरंगे पत्थरों पर जाती है। अरे ये पत्थर तो ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं। तुम्हें पता है स्कूल टाइम पर जब मैं बाहर गई थी तो वहां पर मैंने कई सारी औरतों को इन्हीं पत्थर की ज्वेलरी बेचते हुए देखा था। पता है आजकल ऐसी ज्वेलरी काफी ट्रेंड में चल रही है। अगर हम इन पत्थरों की ज्वेलरी बनाकर बेचें तो हम भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्या तुम्हें इन पत्थरों की ज्वेलरी बनाना आता है? अगर आता है तो हमें भी सिखा दो, फिर हम लोग भी ऐसी ज्वेलरी बनाकर बेचेंगे। सभी बहुएं अब नदी किनारे पड़े उन छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थरों को इकट्ठा कर घर ले आती हैं और उनसे छोटे छोटे कान के टॉप, अंगूठी और गले में पहनने वाले लॉकेट बनाती हैं। घर के पास ही नदी होने की वजह से आए दिन नदी में इन सभी बहुओं को छोटी मोटी सीप भी मिल जाया करती थी, जिनका इस्तेमाल भी वो ज्वेलरी बनाने में करती हैं और बाजार ले जाकर बेचती हैं। यार ये ब्रेसलेट तो देखो कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मेरी न्यू ड्रेस के साथ काफी अच्छा लगेगा। आप ये वाला ब्रेसलेट दे दीजिए। कुछ घंटे में कई सारे लोग उन सभी बहुओं से काफी तरह तरह की ज्वेलरी खरीदते हैं, जिनमें वो काफी पैसा कमा लेती हैं। ऐसे ही एक दिन, भैया ये फिश टैंक है या सोने का डब्बा जो इतना महंगा बेच रहे हो? 2000 रुपए में कौन लेता है? मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए, देना है तो इतने में ही दे दो। जिस बाजार में ये सभी बहुएं ज्वेलरी बेचती थीं, उस बाजार में कई लोग फिश टैंक बेचा करते थे। छोटे छोटे फिश टैंक की कीमत भी 1000-2000 से कम की नहीं थी। तो वहीं अमीर लोग भी अक्सर फिश टैंक खरीदने के लिए आया करते थे, जिसे देख हमारी नदी में भी तो कितनी सारी मछलियां हैं, क्यों ना हम भी मछलियां पकड़कर बेचें? या हर रोज कितने सारे लोग मछलियों को पालने के लिए ले जाते हैं। महक की बात को सभी बहुएं हाँ में हाँ मिलाती हैं और अगले दिन अब ढेर सारी मछलियां पकड़कर एक बाल्टी में रख देती हैं। तो वहीं रोशनी बड़े बड़े प्लास्टिक के डिब्बे लाकर उनमें मछलियों को भरकर अब बाजार में काफी सस्ते दामों पर बेचने लगती हैं। तुम सच कह रही हो? ये फिश टैंक सिर्फ 700 रुपए का है। वो दुकान वाला तो इसके 1200 रुपए बता रहा था। मैं तो ये फिश टैंक ले रही हूँ। हमारे पास और भी कई तरह की मछलियां हैं, आप वो भी देख लीजिए, क्या पता और कुछ पसंद आ जाए आपको। और देखिए हमारे पास ज्वेलरी भी है। ये सारी ज्वेलरी नदी में पाए जाने वाले पत्थरों से बनी है। ऐसे ही 1 से 1.5 महीना गुजर जाता है और उन सब के पति काम करके घर आ जाते हैं और अब वो लोग जल्दी शहर के पास ही एक नया घर लेते हैं। लेकिन अब अक्सर हर गर्मियों में वो सभी बहुएं नदी किनारे बने अपने छोटे घर में जाकर रहती हैं और अपने इस काम को भी जारी रखती हैं।